प्यारे बच्चों, नमस्ते। सीआरएस ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज का हमारा पाठ है आत्मकथ्य। इसके कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। 48 वर्ष के अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने कुल 27 रचनाएं की हैं, जिसमें इनकी प्रमुख रचनाएं नाटक है, काव्य ग्रंथ है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है इत्यादि। तो बच्चों, हम अब पाठ का प्रवेश पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद्र के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्द बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो बच्चों, हम अब जान लेते हैं कि आत्मकथा और आत्मकथ्य क्या होता है। तो आत्मकथा वह होता है जो व्यक्ति के बारे में सब कुछ ईमानदारी से लिखा जाता है। इसे हम जीवन इतिहास भी कह सकते हैं। और आत्मकथ्य वह होता है जो थोड़ी कुछ बातों को लिख देना, वो आत्मकथ्य होता है। और आत्मकथा में सब कुछ लिखा जाता है, वो भी ईमानदारी के साथ। तो और इन्होंने माना है कि इनके जीवन में, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में ऐसी कोई रोचक घटना नहीं हुई है जिससे लोग प्रेरणा ले सके। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वह सीधा साधा रहा है। इसमें कोई ऐसी रोचक बात नहीं है जिसे लोग सुनकर वाह वाह करेंगे या उससे प्रेरणा ले सकेंगे। तो बच्चों, हम पाठ को प्रारंभ करते हैं अब। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहलू करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मधुप, मधुप मिस होता है भौरा। अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार। आकाश, व्यंग मलिन, खराब ढंग से। उपहास, मजाक। गागर रीति मिस खाली घड़ा। दुर्बलता मिस कमजोरियां, गलतियां। अपनी बीती मिस अपने पर बीती हुई। अर्थ समझते हैं आप। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कह रहे हैं कि मन रूपी भौरा न जाने कौन सी कहानी कह जाता है। दूसरी लाइन है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहने का अर्थ ये है कि कवि कह रहा है कि उसका जीवन रूपी जो वृक्ष था वो पत्तियों से कभी हरा भरा था। हरे भरे पत्तियों से उसके जीवन रूपी वृक्ष में खुशियां थी और ये पत्तियां
आज मुरझा कर गिर रही हैं। अर्थात कभी के जीवन में दुख और निराशा है, आज कभी दुखी और निराश है, इसलिए उसके जीवन रूपी वृक्ष की पत्तियां मुरझा मुरझा कर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, कभी कह रहे हैं कि इस गहरी अंतहीन नीलिमा लिए हुए आकाश में, उसमें असंख्य लोगों का जीवन इतिहास है और जीवन इतिहास लिखा गया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और लोग उस इतिहास को पढ़ पढ़ करके और उसका मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और अपना भी उड़वाते हैं। अगली पंक्ति है, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, और यह सब कुछ अपना जानते हो। यह अपने मित्र से कह रहे हैं कि यह सब कुछ तुम जानते हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों को लिख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मैं अपनी कहानियां को लिखूं, जो मेरी कमजोरियां हैं उसको मैं लिखूं और लोग उसको पढ़ पढ़ के मजाक उड़ाएं। अच्छा ठीक है, मैं तुम कहते हो तो लिख भी देता हूँ। तो कह रहे हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, और जब मैं लिख दूंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि जो मेरा जीवन रूपी घड़ा है वह बिल्कुल खाली है। जो मेरे गागर है, जीवन रूपी गागर है, वह बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या यह जानकर तुम सुख पाओगे, खुश रह पाओगे? ठीक है, अगर मैं लिख भी देता हूँ तो किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने, और तुम्हें ये पता चले कि जो मेरा जीवन रूपी गागर है उसको खाली करने वाले तुम हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम यह जानकर खुश रह पाओगे? अगली लाइन कह रहे हैं कि अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और जब कहीं तुम्हें ये पता चले कि जो मेरा जीवन रूपी गागर है उसको खाली करने वाले तुम ही हो, और मेरे जीवन रूपी गागर का रस लेकर और अपने जीवन रूपी गागर में भर लिए हो, क्या तुम यह जान पाओगे तो क्या तुम खुश रह पाओगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा यह सब सुनकर? आत्मकथा का सेकंड पार्ट है, यह विडंबना अरे सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कह रहे कि यह बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि अपनी सरलता का, अपनी सीधेपन का मैं हंसी उड़वाऊं। लोग उसको पढ़े तो कहे कितना बेवकूफ था, कितना बुद्धू था कि ये सब भी लिख दिया। इतने सरल होने की क्या आवश्यकता थी? भूले, भूले में होता है गलतियां। भूले अपनी या प्रवंचना, जो मुझसे गलतियां हुई हैं उनको, और जो लोगों ने मुझे धोखा दिए हैं उसको मैं लिखकर दूसरों को क्यों दिखलाऊं भला? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर कह रहे कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। उज्जवल गाथा मतलब जो खुशी के पल है। फिर इनके मित्र बोल रहे हैं कि चलो भाई, दुख के पल, गलतियों के पल को नहीं लिख सकते तो सुखी के पल लिख दो, खुशी के पल लिख दो। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं वह कैसे गाऊं, मैं वो कैसे दूसरों को सुना सकता हूँ। मधुर चांदनी रातों की, अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी पत्नी के साथ बिताए पल को कह रहे हैं कि उन मधुर चांदनी रातों की बातों को जो मैंने अपनी पत्नी के साथ बिताए हैं, हंसते हुए, बातें करते हुए, उन बातों को मैं कैसे लिखकर दूसरों को सुनाऊं? वो मेरी पर्सनल बातें हैं, वो मैं किसी को नहीं सुना सकता, वह गाथा मैं किसी के सामने नहीं बता सकता हूँ। आत्मकथा का तीसरा भाग है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुझसे क्या कर्जो भाग गया। कह रहे हैं कि वह सुख जिसका मैं सपना देख रहा था, वह सुख नहीं मिल पाया मुझे। वह सुख तो आते आते मुस्कुरा कर भाग गया। वह सुख तो मुझे धोखा दे दिया। अर्थात
जिस सुख की कभी कल्पना कर रहा था वह सुख से वह वंचित रह गया, उसके जीवन में वह सुख नहीं मिल पाया। अगली पंक्ति है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कभी कि अपनी प्रेयसी को याद कर रहे हैं, अपनी पत्नी को याद करके, और उनके सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं इसमें। तो कभी कह रहे हैं कि सुबह के समय उनकी प्रेयसी की लाल गाल ऐसे प्रतीत होती थी कि मानो उसके लाल गालों की मदमस्त सुंदर छाया में प्रेम भरी भोर में सुबह भी अपनी सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती हो। वो अपनी प्रेयसी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे इस पंक्ति के द्वारा। आत्मकथी का चौथा पार्ट है, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन बथा। स्मृति मिस होता है यादें, पाथे मिस संबंध, रास्ते का कलेवा, पथिक राहगीर, पंथा मिस रास्ता, सीवन मिस सिलाई, कंथा मिस गुदड़ी, गुदड़ी अंतर मन को कह रहे हैं, मौन मिस चुप, व्यथा मिस पीड़ा। तो कह रहे हैं कि उसकी स्मृति पाथे बनी, अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी रास्ते में उनकी पत्नी की यादें ही उनके जीवन रूपी रास्ते की सहारा है, और उन्हीं के सहारे ये जीना चाहते हैं, उन्हीं पत्नी की यादों के सहारे ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। अगली लाइन में कह रहे हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कभी कह रहे हैं कि कभी ने अपने अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर और क्या देखना चाहते हो। कभी पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर तुम क्या देखना चाहोगे भला। अगली पंक्ति है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज को, मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, मैं उसकी बड़ी बड़ी कथाएं कैसे सुनाऊं, कहाँ से सुनाऊं मैं इतनी बड़ी बड़ी कथाएं, मेरा जीवन तो बहुत ही छोटा सा है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं चुप मौन रहूं, और क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जो तो दूसरे लोग कहानियां सुना रहे हैं मैं उनकी कहानियां ही सुनूं और मैं चुप रहूं, मैं अपनी कहानियां ना बताऊं, मैं अपने बारे में कुछ ना कहूं, क्या यह अच्छा नहीं होगा। अगली पंक्ति है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी जो आत्मकथा है यह बहुत ही भोली और सरल है, इसको सुनकर तुम क्या करोगे। मेरी आत्मकथा रोचक नहीं है, जो दूसरे लोग सुनेंगे तो उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ अच्छा लगेगा। मेरी आत्मकथा तो अत्यंत ही भोली सीधी सादी है, उसको सुनकर तुम क्या करोगे भला। लास्ट लाइन है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कह रहे कि मैं जीवन के कष्टों को, पीड़ाओं को, कमियों को बहुत सहन करते करते अब थक चुका हूँ, अपने बारे में अब कुछ भी नहीं बता सकता, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अर्थात मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और यदि किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।